वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 347 एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। कल जो टेस्ट था वो 346वां टेस्ट था और कल के टेस्ट में 50 प्रश्न में बाद के जो 5 प्रश्न थे 45वें प्रश्न पर ही टेस्ट रुक गया था। तो कल के 5 प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं और आज के 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो 45 से स्टार्ट करते हैं। विश्व का पहला शहर पालिताना जहां मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है यह, गुजरात के भावनगर जिले में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित जो पालिताना शहर है दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। न केवल मांसाहार बल्कि अंडे की बिक्री भी प्रतिबंधित है। जानवरों का कटान भी वर्जित है। कुछ इतिहास रहा है क्या यहाँ का? जैन धर्म के प्रवर्तक और पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने पालिताना शहर की यात्रा की थी। पालिताना शहर में एक ही पर्वत पर 900 से अधिक मंदिर हैं, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। तो ये कारण हो सकता है एक। 46वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है? कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन क्रिस ब्राउन अपने 30 वर्ष के बेटे के साथ यहाँ पर पहुंचे, इसलिए न्यूज़ में है ये। पॉइंट नीमो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है, बड़े बड़े घरों के बराबर यहाँ पर लहरें आती हैं। तो पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव भी कहा जाता है। और हाल ही में ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। इनके साथ इनका 30 साल का बेटा भी गया था। यहाँ पहुंचने के लिए क्रिस ब्राउन को बड़े बड़े घरों के बराबर ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा था। साथ ही उन्हें जहाजी मतली और चक्रवात का भी सामना करना पड़ा था। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? अपने आप में ही प्रश्न है, मैत्री किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ हुआ ये मैत्री का 13वां संस्करण? थाईलैंड के टाक प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट बाजीरा प्रकन में भारत थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। 1 जुलाई 2024 को संचालित एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? कहां स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के अमरावती में। देखिए एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करेगा। यह स्कूल साल 2026 तक चालू हो जाएगा। इसमें हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह स्कूल 10 एकड़ में फैला होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। 29 जून 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी हैं। 50वां प्रश्न है और कल के कंप्लीट हो जाएंगे 50। 29 जून 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की? ये विराट कोहली ने लिया था और रोहित शर्मा ने लिया था जब ये टी20 का फाइनल जीते थे उस दिन दोनों, मतलब पूरी टीम जीती थी, इन दोनों ने संन्यास लिया। 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। विराट कोहली ने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का ऐलान किया था और कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास लेने का ऐलान किया था। रोहित ने कहा था कि इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। चलिए अब आ जाइए आज के टेस्ट पर। आज के 50 प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से। पहले भी इनकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन है, लास्ट टाइम के लिए यही बेनिफिट देगा। पहला प्रश्न, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और
देखिए, बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता बांग्लादेश को रक्षा उपकरण खरीद के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत हस्ताक्षरित प्रमुख अनुबंधों में से एक है। इस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और यह है लेजर फ्लोरिकन, एक ही जैसा दिखते हैं दोनों, लेकिन लेजर फ्लोरिकन के सर पे जो है ये फूल जैसी संरचना है एक। तो इनके संरक्षण के लिए अगले चरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 56 करोड़ रुपए के लिए इन दोनों के लिए। सीधे सीधे नंबर याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर कई बार प्रश्न बनते रहे एग्जाम में। तीसरा प्रश्न, 1 जुलाई 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? 1 जुलाई 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। साल 2024 में मनाए गए भारतीय चिकित्सक दिवस की थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। इस थीम का मकसद है कि हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के प्रयास और उनके योगदान को पहचानते हैं। यह थीम डॉक्टरों द्वारा अपने चिकित्सा अभ्यास में दिखाए जाने वाले समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देती है। विश्व डायबिटीज डे 2023 की थीम है क्या? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हर साल 2024 में विश्व डायबिटीज डे की थीम मधुमेह देखभाल तक पहुंच, 24 में थोड़ी 23 में, ठीक है। विश्व डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाना और मरीजों का हौसला बढ़ाना है। हम्म, 23 की थीम है, ठीक है, क्योंकि 14 नवंबर तो अभी हाल ही में गया है। 15वां प्रश्न है, 1 जुलाई 2024 को अमेरिका स्थित किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान में भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? बोइंग कंपनी, एयरबेस कंपनी, नासा या सेरा? सेरा ने अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी या सेरा, इसने 1 जुलाई 2024 को भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 6 नागरिक अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम को ब्लू ओरिजिन के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा, ठीक है, दुनिया भर के 6 नागरिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने वाली जो कंपनी है एयरबस, वो किस देश की है? फ्रांस की है ये। देखिए, एयरबस जो है वो फ्रांस की कंपनी है और दुनिया के 50% जेट और यात्री विमान बनाती है। एयरबस के विमान दुनिया के लगभग सभी देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एयरबस के फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन में बड़े निर्माण कारखाने हैं और एयरबस की स्थापना हुई थी 1970 में। एक बोइंग भी है। बोइंग भी दुनिया की प्रमुख यात्री विमान निर्माता कंपनियों में से एक है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916, इससे ही पहले हो गई थी, ठीक है, सिएटल वॉशिंगटन यूएसए में विलियम बोइंग ने की थी। और बोइंग का जो कॉरपोरेट मुख्यालय है वो यूएसए के शिकागो में है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कौन सा इसमें सही होगा? जर्मन की लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। कांग को 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बात तो हान कांग दक्षिण कोरिया की है, जर्मनी की नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है केवल, तो बी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। यह सम्मान उनके काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया उनको। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्टर्स और ग्रीक लेसन शामिल हैं।
ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन शामिल हैं। हान कांग का जन्म हुआ था वर्ष 1970 में दक्षिण कोरियाई शहर ग्वांगजू में, और कांग को 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द वेजिटेरियन एक उपन्यास है जिसमें एक महिला के मांस खाना बंद करने के फैसले के विनाशकारी परिणाम होते हैं। ठीक है, द वेजिटेरियन एक उपन्यास है जिसमें एक महिला जो है वो मांस खाना बंद कर देती है और फिर वो देखती है कि कैसे उसका फैसला से जो है विनाशकारी परिणाम होते हैं। 8वां प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस है, रूस। देखिए, रूस हीरे के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस में हीरे का भंडार 600 मिलियन कैरेट होने का अनुमान है। रूस की सबसे प्रसिद्ध हीरा खान मिर्नी खाद्यान्न है और रूस में हीरा खनन के 95% से ज़्यादा हिस्से के लिए एलोरोसा नामक रूसी समूह जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में हीरे के भंडार राज्यों को पहचानिए तो जरा। भारत में हीरे के भंडार राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखिए, भारत में हीरे के भंडार आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान है जहां हीरे का उत्पादन होता है। विश्व के पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी उत्पादक देशों की पहचान कीजिए तो। चीन प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरा, जर्मनी तीसरा। देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख देश निम्नलिखित हैं। चीन दुनिया में पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म भी है जो गोबी रेगिस्तान के बाहर गानसू प्रांत में है। अमेरिका पवन ऊर्जा में दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है और भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? यही है चाइना। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। वर्ष 2024 में चीन ने 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था। वहीं भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। साल 2023 में भारत ने 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यानी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चीन ही है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन में सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत में वैश्विक नेतृत्व है। वर्ष 2022 में चीन की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 393 गीगावाट से ज़्यादा थी। वैश्विक नवीकरणीय बिजली के उत्पादन में चीन का योगदान 31% है। पवन ऊर्जा में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 221 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा है। 13वां प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है गुजरात। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में गुजरात पहले स्थान पर है। गुजरात में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 1,42,560 मेगावाट है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। पवन ऊर्जा एक तरह की अक्षय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पवन ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए पवन टरबाइन का घूर्णन किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? भूटान है। ठीक है, कार्बन सिंक। भूटान दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश है। वहीं जो आइसलैंड है, आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। चीन में दुनिया का 30.9% कार्बन उत्सर्जन होता है और चीन पिछले 15 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश रहा है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन ही है। दूसरा पूछ ले तो भारत है। कभी वियतनाम था दूसरे स्थान पर, भारत ने पछाड़ दिया उसको। तो चीन दुनिया में मोबाइल फ़ोन बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। वहीं भारत दूसरे नंबर पर है। भारत में 2017 में वियतनाम को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बना था। ठीक है, दुनिया की कुछ मोबाइल कंपनियां सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, शाओमी हो गई, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया।
वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है जुलाई में, 1 जुलाई को मनाया जाता है, 2024 में मनाया गया 1 जुलाई 2024 को। देखिए, हर साल 1 जुलाई को देश में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक बहुचरण अप्रत्यक्ष उपभोग आधारित कर प्रणाली है जो एक ही मद में कई घरेलू अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाहित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 27 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए, हिंदी साहित्य विकास में उनके योगदान के लिए 12वें हिंदी सम्मान से, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें नेपाल में भारतीय दूतावास आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में दिया गया। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से ज़्यादा कृतियों का अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को साल 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। यह उपन्यास मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। प्रभा वर्मा की बात करें तो अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषा में लिखते हैं ये। सरस्वती सम्मान की बात करें तो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन या कविता के लिए दिया जाने वाला सालाना साहित्यिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन ने वर्ष 1991 में की थी। ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों पर प्रश्न बनते हैं। सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम। पहला मेल पुरुष हरिवंश राय बच्चन और पहली फीमेल महिला बालमणि अम्मा। 19वां प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या तो अंग्रेजी के लिए पूछेगा, हिंदी के लिए पूछेगा, इन्हीं दोनों में से पूछता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गौरव पांडे को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अतुल कुमार राय को 2023 के लिए मिला था। भगवंत अनमोल को 22 के लिए मिला था। हिमांशु वाजपेयी को 21 के लिए मिला था। तो इस तालिका को देख ही लीजिए। वर्ष 2024 में जो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो गौरव पांडे को मिला है उनके कविता संग्रह के लिए। कविता संग्रह का नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। 2023 में अतुल कुमार राय को मिला था उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए। 22 में भगवंत अनमोल को मिला था प्रमेय, जो कि एक उपन्यास है। हिमांशु जोशी को मिला था 2021 में जो कहानी है। कहानी क्या है? किस्सा किस्सा लखनऊआ, मतलब लखनऊ के अवामी किस्से पूछे जाएगा इन दोनों में से। पहला तो 24 वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वीं चांदपुर की चंदा को याद रखिएगा, अतुल कुमार राय। हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का भी देख लो। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? के वैशाली। ठीक है, के वैशाली को मिला। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के वैशाली को उनके संस्मरण के लिए मिला। संस्मरण का नाम क्या है? होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ठीक है, होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए मिला के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और गौरव पांडे को हिंदी भाषा के लिए स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। 38वें नेशनल गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड करेगा। और 37वें पूछे तो कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित होंगे ये। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था गोवा में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस उपन्यास या कविता संग्रह के लिए दिया गया है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। गौरव पांडे का नाम याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को उनके कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए दिया गया है। 23वां प्रश्न, 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो 3 पुस्तकें?
वो 3 पुस्तकें हैं। एक तो पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी है, वेंकैया नायडू, लाइफ में सर्विस। दूसरी किताब है सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरी किताब का नाम है संजय किशोर द्वारा लिखित है, तेलुगु में सचित्र जीवनी, महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। तीनों की तीनों किताबों में इनका नाम याद आ रहा है, तो रिलेट करना बिल्कुल सरल होगा। 24वां प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के मुताबिक विश्व का कौन सा शहर सबसे रहने योग्य शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है दुनिया में? ऑस्ट्रिया की वियना जो राजधानी है या शहर है, सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। और सबसे खराब कौन सा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पाकिस्तान का कराची। देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के सूचकांक में शीर्ष पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंक देता है। स्टेबिलिटी कैसी है उस शहर की, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, संस्कृति कैसी है, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। 1, 2, 3, 4, 5। इस इंडेक्स में वियना ने 98.4 स्कोर हासिल किया है और शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शामिल होने वाले कुछ और शहरों में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है और सिडनी है, जापान का ओसाका है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका शामिल है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, यहाँ से ही बन सकता है प्रश्न। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो जरा 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग अधिक होती है, अर्थात वहाँ के लोग अधिक भूखे होते हैं। देखिए, स्कोर जितना कम होगा ना, वो उतने कम भूखे होंगे। जितना स्कोर बढ़ता जाएगा उनकी स्थिति खराब होती जाएगी। 105वें स्थान पर है भारत 127 देशों में, केवल पहला वाला यहाँ पर सही है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स या हिंदी में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर। 2024 में भारत हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है वो है 27.3, जो कि गंभीर है। ठीक है, इस पर भी बनेगा प्रश्न कि क्या है श्रेणी, गंभीर श्रेणी में डाला गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प नामक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और यह विश्व भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है। अल्पपोषण, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है, यानी वहाँ के लोग कम भूखे हैं। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और वहीं 100 सबसे खराब, और भारत का है 27.3 और भारत को डाला गया गंभीर में। इससे स्कोर कम होता तो मध्यम हो जाता और सबसे कम हो जाता, 10 से कम होता तो कम में होता। 35 से 49.9 के बीच खतरनाक हो जाता। 50.0 से अत्यधिक खतरनाक हो जाता। 50 से ऊपर होता तो अत्यधिक खतरनाक हो जाता। 26वां प्रश्न, क्या 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक हासिल करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? 38वें तो गोवा में होंगे, 38वें तो उत्तराखंड में होंगे, 37वें थे गोवा में। लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते थे। ये है इसका आंसर। देखिए, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक के साथ 228 पदों के साथ शीर्ष स्थान पर था। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अभी 24 में तो पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये होंगे USA लॉस एंजल्स। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2024 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में।
विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई और इस बैठक का मुख्य विषय रीबिल्डिंग ट्रस्ट था। इस बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेता, तकनीकी क्षेत्र के नव प्रवर्तकों और चिंतकों ने भाग लिया। उनतीसवां प्रश्न है, शुक्र ग्रह से संबंधित वीनस ऑर्बिटर मिशन से संबंधित दो कथन यहाँ पर। नासा का शुक्र ग्रह मिशन है। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जो वहां से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। देखिए, वीनस ऑर्बिटर मिशन पहली बात तो नासा का नहीं है, यह है इसरो का, और इसको शुक्र ग्रह की कक्षा में भेजा जाएगा, उतरेगा नहीं ये वहां पर। गलत है दूसरा वाला भी। कोई सही है क्या? कोई भी सही नहीं है। डी है इसका आंसर। शुक्र ग्रह का वातावरण ऐसा है कि उतरना बहुत मुश्किल है वहां पर। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजने जा रहा है। इसरो का यह मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन है। इस मिशन के तहत इसरो शुक्र के चारों ओर घूमने वाला एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। यह यान शुक्र ग्रह की सतह पर नहीं उतरेगा बल्कि वहां से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। शुक्र ग्रह पर अब तक कई मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ मिशनों के बारे में हम देखें तो मैरिनर 1 अमेरिका ने भेजा था, ये असफल रहा था। मैरिनर 2 ये भी अमेरिका ने भेजा था, ये कामयाब रहा था। स्पुतनिक 7 रूस ने भेजा था। वेनेरा 4 ये भी रूस ने भेजा था, वेनेरा 4 कामयाब रहा था। वेनेरा 7 सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत अंतरिक्ष यान था ये किसी ग्रह पर उतरने वाला, ये उतर गया था, पहला अंतरिक्ष यान बना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारत के गगनयान मिशन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला भारत का पहला मिशन है। साथ ही साथ करते चलते हैं इसको। ठीक है, सही है ये। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा, ये भी ठीक है। इस मिशन की लॉन्चिंग 2024 के आखिर में या फिर 2025 तक होने की उम्मीद है। चलो ये भी ठीक हो गया, तो गलत सी वाला स्टेटमेंट हो गया। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। देखिए, ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री आएंगे इनको सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, तभी तो मिशन सफल होगा। ये स्पेस स्टेशन जाके क्या करेंगे? सी गलत है। तो भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला भारत का पहला मिशन है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिवस के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन की लॉन्चिंग 2024 के आखिर में या 25 तक होने की उम्मीद है भाई। विश्व के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? विश्व के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों की बात हो रही है, परमाणु संपन्न देशों की बात नहीं हो रही। देखिए, दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान भी है इसमें, भारत है, इजराइल है, उत्तर कोरिया है। रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% से अधिक है। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, इसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। वहीं भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज़ की परमाणु नीति घोषित की थी। इसका मतलब क्या है? भारत कभी भी एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। ठीक है। 32वां प्रश्न है, परमाणु हथियारों से संबंधित रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? यूनिसेफ क्या करेगा? विश्व आर्थिक मंच नहीं करता, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं, सिप्री करती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। देखिए, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि भारत सहित दुनिया के कई परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। रिपोर्ट के अनुसार जो भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सभी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार तैनात करने की क्षमता का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर हथियार तैनात कर रहे हैं, परमाणु हथियार, जो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और हाल ही में चीन के पास पहले से ही है ये चीज़ें।
विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक ऊपर हो गया ये 15 से 19 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य विषय रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, दुनिया भर के राजनेता, तकनीकी क्षेत्र के नव प्रवर्तक, चिंतकों ने भाग लिया इसमें। 34वां प्रश्न है, वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। देखिए, प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है और उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए मिला है। यह किताब साल 2016 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को लिखा है। व्यास सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। और 33वां पुष्पा भारती। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास या कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण को दिया गया है? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। लेखक का नाम पूछ सकता है, उसका किताब पूछ सकता है। तो के वैशाली का नाम याद आ रहा होगा आपको, तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ठीक है, और हिंदी का पूछ ले तो गौरव पांडे। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के वैशाली के संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, जो कि संस्मरण है उनका, उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। वर्ष 2024 के लिए किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? जापान के संगठन नियो हिदानक्यो। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ष 2024 के लिए जापान के संगठन निहो हिदानको को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। निहो हिदानको को यह नोबेल पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिदानको का गठन 1956 में हुआ था और इसका मकसद था परमाणु हथियारों से मानव जाति को होने वाले नुकसान की आंखों देखी सुनाकर दुनिया को खतरे से आगाह करना। ठीक है, अमेरिका ने जो गिराए थे ना जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हथियार, तो इनको पता है कि जब किसी देश पर परमाणु हथियार गिराए जाते हैं तो कैसे जेनेटिक चेंज हो जाते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियों में। 37वां प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे खराब है? सबसे अच्छा तो था ऑस्ट्रिया का वियना और सबसे खराब है पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका। दोनों के दोनों ही हैं, सी है इसका आंसर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे वर्ष सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर है और इस सूचकांक के मुताबिक पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची में टॉप पर है। सबसे खराब मतलब। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जेनी अर्पनवेग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। जेनी अर्पनवेग को थोड़ी, दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित लेखिका दक्षिण कोरिया की हैं, दूसरा वाला सही है। तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन शामिल हैं। हान कांग अपनी किताब द वेजिटेरियन के लिए वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। द वेजिटेरियन में क्या है, एक महिला की कहानी है जो वेजिटेरियन बन जाती है तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। 39वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है भाई? इसका पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। यानिक सिनर ने जीता है। ये यानिक सिनर है और हराया है इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 14 से 28 जनवरी 2024 तक मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण था।
पुरुष एकल विजेता की बात करें तो इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। यानिक सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम है इनका। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है आर्याना साबालेंका ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पुरुष एकल और महिला एकल दोनों को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल विजेता बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। 41वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है? जो इसमें युगल टीम जीती है उसमें एक भारतीय खिलाड़ी भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोहन बोपन्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और ये दूसरे खिलाड़ी हैं मैथ्यू एबडन। देखिए, पुरुष युगल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। मेंस सिंगल यानिक सिनर, ठीक है। फीमेल सिंगल आर्याना साबालेंका। और ये डबल्स है मेंस डबल्स, क्योंकि भारत का खिलाड़ी है उसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42वां प्रश्न, भारत में वर्ष 2023-24 में किस अनाज का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? सबसे ज़्यादा तो चावल ही उत्पादन हुआ 23-24 में। देखिए, भारत में साल 2023-24 में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ। 23-24 में चावल का उत्पादन 73.78 करोड़ टन रहा, जो 22-23 के मुकाबले 21 लाख टन ज़्यादा है। वैसे तो गेहूं का उत्पादन भी 27 लाख टन ज़्यादा हुआ, बाजरे का उत्पादन भी 87,000 टन ज़्यादा हुआ, मोटे अनाज का उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों का औसत देखें तो 46.24 लाख टन ज़्यादा हुआ। सभी की वृद्धि बढ़ी है। फ्रेंच ओपन 2024 के टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता, इगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता, कोको गाफ ने युगल खिताब जीता। फ्रेंच ओपन यानी फ्रांस में होता होगा, ये सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, फ्रेंच ओपन जिसे रोलांड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। यह टूर्नामेंट हर साल मई के अंतिम में पेरिस के स्टेड रोलांड गैरोस में 2 सप्ताह तक चलता है। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेताओं के नाम देख लीजिए। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता, इगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता, कोको गाफ ने युगल खिताब जीता। 44वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य या से राज्य एक से अधिक होगा तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं? एक ही करेगा तो स्टेटमेंट वाला तो है नहीं, ये गुजरात कर रहा है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले राज्यों में गुजरात और उड़ीसा का नाम आता है। एक ही आंसर देना है तो गुजरात है। गुजरात में कार्बन उत्सर्जन में 14% का योगदान देता है गुजरात, और उड़ीसा कार्बन उत्सर्जन में 13% का योगदान देता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? 5 जून को मनाया जाता है हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। हमारी भूमि हमारा भविष्य। और 23 की पूछ ले तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। इस थीम का मकसद क्या है? भूमि को बहाल करने, मरुस्थलीकरण से निपटने और सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर जोर देना। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पर्यावरण की देखभाल करने के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाना। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? वीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 46वां प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला। हर साल 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है ना। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1993 में। दूसरा वाला सही है। नीचे देखो, गलत पूछा है, पहला वाला गलत है। देखिए, वर्ष 2024 में विश्व जल दिवस की थीम शांति के लिए जल, ठीक है, वाटर फॉर पीस। इस दिन का मकसद पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी
बचाने के लिए कार्यवाही करना है। विश्व जल दिवस से जुड़ी बातें। यह दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और 1993 से मनाया जा रहा है। दुनिया के 70% हिस्से पर पानी है, स्कूलों में पढ़ा होगा आपने। लेकिन मीठा जो पानी है केवल 3% है, तो पानी की इज्जत करें, उसे मैला ना करें। 47वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को आयोजित होने वाला जो विश्व कैंसर दिवस है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है? यूनिसेफ के, साइट्स के, WHO के या यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक 4 फरवरी को आयोजित होने वाला विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है। साल 2024 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 48वां प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2024 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस दक्षिण कोरियाई लेखिका को दिया गया? हान कांग को। कई बार चर्चा हो गई है भाई। देखिए, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है। हान कांग को उनके उपन्यास द वेटेरियन के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। 50 प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और है। 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए किस ऐप को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की? उमंग एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग एप्लीकेशन को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की। 50वां प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया? भारत ने उन्मूलन किया ट्रैकोमा का, तो उसी के लिए सम्मानित किया। डी है इसका आंसर। देखिए, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को आंखों के रोग ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए उसको सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में इस उपलब्धि को हासिल किया है। इस क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत तीसरा देश है ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला। ट्रैकोमा की बात करें तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है ट्रैकोमा, और दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से स्राव होने से फैलती है। इसके अलावा इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसको फैलाती हैं। तो 50 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।